एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। आई होप आप सभी लोगों की होली बहुत अच्छी रही होगी। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बेसिकली मैंने क्वेश्चन पूछा था टेलीग्राम चैनल में कि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन में एक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज क्या लगती है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने क्वेश्चन पूछे थे मुझसे। तो उसी का ये हम एक सीरीज टाइप का चलाएंगे, जिसमें मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी को मैं लूं। कुछ क्वेश्चंस रेपिटेटिव थे, जैसे GS 5 और 6 के सोर्सेस, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेंस की आंसर राइटिंग, उसको मैं बता चुकी हूँ। कुछ क्वेश्चन सिमिलर भी थे, जिसको मैंने एक साथ कंपाइल कर दिया है। राइट, तो जो भी क्वेश्चन होंगे उनको मेरा प्रयास रहेगा कि समय समय पर ऐसा कुछ वीडियो लाऊं जिसमें उन क्वेश्चन को भी मैं आंसर कर सकूं। ठीक है, तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, मेंस के नोट्स मेकिंग पर बात करेंगे और सोर्सेस पर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट आज की प्रिपरेशन में हमारे सामने जो चैलेंज है वो है सोर्सेस का। क्योंकि कोई लिमिट नहीं है सोर्सेस की। ठीक है, तो अब हमको समझ नहीं आता, वो जो फोमो वाली फीलिंग होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो हमें हमारे अंदर घर कर लेती है और हमको समझ नहीं आता कि हम क्या फॉलो करें क्या छोड़ें। जो चीज छोड़ते हैं वही लगता है सबसे अच्छी, और आसपास का कोई ऐसा रिकमेंड कर देता है कि हमको ये जो फोमो की विशियस साइकिल है उससे हम बाहर नहीं निकल पाते। तो उसी पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एंड इसी के संबंध में थोड़ा सा रिविजन के बारे में भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझसे पूछा भी गया है मेंस के नोट्स मेकिंग और आंसर राइटिंग का और रिवीजन से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सोर्सेस की। राइट, देखिए सोर्सेस का कोई अंत नहीं है। ऐसा आपको आपके साथ ही नहीं हो रहा है, कोई भी इंसान जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके सामने अनगिनत सोर्सेस है। ठीक है, हमको ये थोड़ा सा विश्वास रखना है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो टॉप कर रहा है वो सब लोग एक ही सोर्स फॉलो कर रहे हैं। सबके सोर्सेस डिफरेंट है, और ये भी हमको थोड़ा विश्वास रखना है कि जो सोर्सेज में इंफॉर्मेशन है वो सिमिलर है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मान लीजिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन मान लीजिए, जो इसके डेफिनेशन है, जो इसके कॉजेस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉजेस नहीं होंगे यहाँ पर, लेकिन बता रही हूँ, जो कॉजेस हो गए किसी भी टॉपिक के, इम्पैक्ट हो गए, अफेक्ट हो गए, कुछ भी है। ठीक है, सबका सिमिलर ही तो होगा। कुछ नया बना देंगे क्या? कुछ नया नहीं बनाएंगे। राइट, लेकिन हम क्या करते हैं, हम आज ऑनलाइन के जमाने में हजार यूट्यूब चैनल्स हैं, मतलब तो उस सब लोग अलग बताते हैं। कोई गलत नहीं बताता, लेकिन सब लोग अलग बताते हैं। अब अगर हम हजार लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो हमको अब वो चीजें हो गई, फिर हमारे आसपास के फ्रेंड्स हो गए, तो चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। एंड ये एक ऐसी विशेष साइकिल है जिससे आपको अपने आप को खींच कर बाहर निकालना है। अदरवाइज आप निकल नहीं पाएंगे। आप बुक्स खरीदते रहेंगे, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को देखते रहेंगे, और इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी, किसी को भी आपको एक इंसान को फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि वो ठीक है, वो जो बता रहे हैं सही होगा, तो उन्हीं को फॉलो कीजिए। राइट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सोर्सेस को लिमिट करें। ये आपने किसी का भी वीडियो सुना होगा तो हर इंसान यही बोलता है कि सोर्सेस को लिमिट करो, लेकिन हम यही चीज नहीं कर पाते। हमको सबसे टफ जो चीज लगती है वो लगती है सोर्सेस को लिमिट करना, क्योंकि जो सोर्स पे हम निर्भर है उस पर हमको विश्वास ही नहीं हो पाता, भरोसा ही नहीं हो पाता। तो उस पर भरोसा रखिए। कोई कोई चीज थोड़ी सी ज्यादा बता देता है, कोई थोड़ा सा कम बता देता है, लेकिन अगर आपने मान लीजिए कम वाले से भी नोट्स बना लिए, आपको बेसिक आइडिया हो गया, और उसके बाद आपने आंसर राइटिंग अच्छे से कर ली, तो आपकी जो नैया है वो पार हो जाएगी। भरोसा रखिए, लिटरली थोड़ा सा यू you नो know, एक बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें हर चीज को क्रॉस करने में हेल्प करेगी। विदाउट वो सेल्फ बिलीफ हम कोई भी चीज क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और हम सिर्फ कंफ्यूज रहेंगे, परेशान रहेंगे। ठीक है, तो ये सोर्सेस का जो पॉइंट था ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि चाहे जितना भी किसी को समझा लो, लेकिन वो विचलित और परेशान हो ही जाता है इससे रिलेटेड, क्योंकि इसमें गलती नहीं है। इतने सारे सोर्सेस हैं तो क्या कर सकते हैं, लगता है ये भी देख ले ये भी देख ले, और फिर हम एक ही चीज में उलझ कर रह जाते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिससे भी आप नोट्स बना रहे हैं लिमिटेड रखिए। राइट, जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं एक बेसिक बुक रख लूं, उसके साथ दो तीन बुक्स को एक साथ देखता रहूं साइमल्टेनियसली, या फिर उसके बाद में देखूं। देखिए, अगर आप मान लीजिए GS 1 GS 2 किसी के भी नोट्स बना रहे हैं, आपने एक एक आपने सोर्स रख लिया। ठीक है, उसमें टॉपिक्स आपको कुछ कुछ नहीं मिलेंगे, आप गूगल सर्च करेंगे। अगर तो आपने कोई मान लीजिए कोई टॉपिक गूगल सर्च किया, तो उस टॉपिक का उसने ही ने एग्जाम्पल भी दिया था रीजनलिज्म का, तो उसी से बता देती हूँ। तो उस टॉपिक के डेफिनेशन आपने गूगल सर्च करी, तो आपको उसी में 10-12 ऑप्शन सामने मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसने कहा कि डेफिनेशन हम एक से लिखें, कॉजेज हम दूसरे से लिखें, इम्पैक्ट हम तीसरे से लिखें। क्यों करना है ऐसा?
एक जो आपको सबसे सही लग रहा है उसी का लिख लीजिए। सबने कॉजेज और जो इम्पैक्ट है सेम बताए होंगे, लेकिन किसी ने थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ले लिया होगा, किसी ने थोड़े डायमेंशन एक्स्ट्रा बता दिए होंगे। ठीक है, तो आपको जो सबसे सटीक लगे, जो सबसे सही लगे, उसी को एक को फॉलो कीजिए। बार बार एक ही टॉपिक के लिए अगर आप 10 लोगों को खोल कर देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो कंफ्यूजन है, ये मतलब हम ही हैं ऐसे जो अपने आप को इस कंफ्यूजन से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई कहेगा कि उनका ज्यादा अच्छा है, कोई कहेगा उनका ज्यादा अच्छा है। एक ही सोर्स को फॉलो कीजिए। अगर आप रीजनलिज्म एक से देख रहे हैं तो आप उसी को देखिए, लेकिन ये हो सकता है जैसे सोर्स को आप देख रहे हो उसने रीजनलिज्म की डेफिनेशन बहुत टफ दी हुई है, ठीक है, तो वो टफ आपको रटनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगर टफ है तो आप दूसरे सोर्स में देख लीजिए। ठीक है, इस कंडीशन में आप दूसरे सोर्स को रेफर कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है इन्होंने तो बड़ा आसान आसान इजी सा दिया हुआ है, तो बस उसी को देखिए और कहीं और देखने की जरूरत नहीं। समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वो जो फोमो वाली प्रॉब्लम होती है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उससे ओवरकम नहीं कर पाते। तो इसीलिए एक सोर्स पर निर्भर रहिए। किसी भी टॉपिक को देख रहे हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसमें से कहीं पर आपको एक सोर्स में अच्छा मिल जाए तो उस पर भरोसा करिए। चार जगह एक ही टॉपिक को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएस 1 2 3 4 जितने भी हमारे पेपर्स हैं, सारे आपको एक ही बुक में नहीं मिल जाएंगे कि मान लो एक बुक में हमें मिल गए, उसमें सब कुछ हो गया। वैसे नहीं होता, आपको अलग अलग थोड़ा थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो कोई भी टॉपिक आप देख रहे हैं तो उसके लिए आप एक पर निर्भर रहिए। जब आपको वहां पर डिफिकल्टी लगे कि यहाँ पर समझ नहीं आ रही इनकी चीज और इन्होंने काफी कॉम्प्लिकेटेड करके डेफिनेशन दे दी है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हटा दीजिए। आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लर्न करनी, जो सबसे आसान डेफिनेशन आपको मिले उसको लिखिए। ठीक है, उस केस में आपको बाकी सोर्स रेफर करना है। समझ रहे हैं, इस तरीके से हमको थोड़ा सा स्मार्टली चीजों को करने की जरूरत है। सारे सोर्सेस को नहीं रेफर करना है, क्योंकि अगर आप एक से मान लीजिए नोट्स बना रहे हैं, फिर आपने सोचा कि इसी को हम इससे भी देख लें, इसी को इससे देख लें, तो आप उसी में उलझे रह जाएंगे। आपका एक जीएस के नोट्स भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। राइट, तो थोड़ा सा हो सकता है जिसको आप फॉलो कर रहे हो वो परफेक्ट ना हो और आपका फ्रेंड कह दे कि वो वाले जो है वो परफेक्ट है, लेकिन आपको भरोसा रखना है कि नहीं, जब सिलेबस के टॉपिक से हम नोट्स बना रहे हैं, कोई चीज हमारी मिस नहीं हो रही है, तो ठीक है, हम इससे बना रहे हैं, ठीक है। राइट, कोई टॉपिक आपका मिसिंग हो तो वो अपने दोस्त से हेल्प ले लीजिए। अदरवाइज यहाँ पर सेल्फ बिलीफ का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। राइट, एंड देन बात आती है रिविजन कैसे करें और नोट्स को हम आंसर राइटिंग में कैसे यूज करें। देखिए, जब आपने फिर से रीजनलिज्म को उठाते हैं, आपने रीजनलिज्म के सारे नोट्स बना लिए, रीजनलिज्म की डेफिनेशन लिख दी, कॉजेज इंपैक्ट सारी चीजें लिख दी। जब आपके पास ये रेडीमेड है, आपने उसको बार बार पढ़ लिया है, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज रीजनलिज्म, रीजनलिज्म क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें रेडीमेड आपके नोट्स की ही उठाकर लिख देनी। अगर मान लो घुमा फिरा कर क्वेश्चन भी पूछ ले, तो भी तुम्हारे पास आपके पास वो नोट्स होंगे, तो बेसिक आपको रीजनलिज्म पता है, डेफिनेशन पता है, कॉजेज इंपैक्ट सब कुछ पता है, उन्हीं को थोड़ा सा घुमाकर लिखना होगा। वो ऐसे नहीं घुमा पाएंगे जब तक आप आंसर राइटिंग खुद नहीं करेंगे। तो आंसर राइटिंग करना शुरू करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग के बारे में हम सिर्फ सोचते रहे कि हम लिखेंगे, हम करेंगे, तो वो आंसर राइटिंग जो है वो दूर से बहुत डरावनी लगती रहेगी। एक बार हम उस प्रोसेस में आ जाएंगे, अगर हम आंसर राइटिंग करना शुरू कर देंगे, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने आंसर राइटिंग को कब इतने अच्छे से सीख लिया। राइट, तो आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ बातों में आंसर राइटिंग करने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली बता रही हूँ। देखिए, जब हम नोट्स बनाते हैं तो उनको हम लिख लिख कर देख, मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि चाहे आपको जितने अच्छे सोर्स मिल गया हो, चाहे उसने जितना पॉइंट वाइज दे दिया हो, लेकिन खुद अपने नोट्स अपने हाथों से ही बनाइए। तो उसमें प्रोसेस में आपको चीजें याद हो जाती है। ठीक है, तो लर्न करना हमारा आधा हो जाता है कि हम अगर अलग से बैठ कर रट रहे हैं, उससे अच्छा हम चीजों को पॉइंट वाइज अगर लिख रहे हैं अपने आप अपनी कॉपी में, तो साथ में हमें लर्न हो गया, अगली बार रिवाइज करना कितना आसान हो जाएगा। राइट, और मेंस में आपको लिखना ही है, तो नोट्स बनाने में भी अगर आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है। ठीक है, तो एक बार आपने बनाए, एक बार जब आपके नोट्स बन गए, आपने मान लीजिए जीएस 2 के नोट्स बनाकर रख लिए। ठीक है, सारे सिलेबस के टॉपिक से आपने लिख लिए, कोई भी चीज आपकी मिस नहीं हुई। सिलेबस को जरूर देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपने सब कुछ लिख लिया, अब आप उसी को बार बार रिवाइज कर रहे हैं। अलग से आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर राइटिंग में आप कुछ ना कुछ नया आपको मिलता रहेगा। ऐसा नहीं अपने सिलेबस के एक बार नोट्स बना लिए वो बस एनफ हो गया, तो आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। फिर आप करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में चीजों को ऐड ऑन करते रह सकते हैं। और एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके अगर जीएस 2 के पूरे मान लीजिए एक कॉपी है, वो आपको पूरी रट जाएगी। वो लेकिन रट तभी पाएगी जब आपने चीजों को, सारे सिलेबस के चीजों को सही तरीके से लिखा हो। ऐसा ना हो आपने कहीं से उठा के नोट्स बनाए हो तो पूरी किताब ही उठा दी हो और वही आपके 600-800 पन्ने के नोट्स बन गए हो। वो नहीं करना होता है। एक पतली कॉपी
मतलब पतली इन द सेंस एक मीडियम साइज की कॉपी में आपके सारे नोट्स आ जाने चाहिए, और नोट्स को पॉइंट वाइज बनाने का हमेशा ट्राई कीजिए, ठीक है। एंड सिलेबस एक बार आपका कवर हो गया, आपने जीएस 2 के सारे नोट्स बना लिए, आपका डन हो गया, तो आपको बस बार बार रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग करनी है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। जो बेसिक स्टैटिक पोर्शन है उसको आपको अब दोबारा नहीं देखना है, फिर से रीजनलिज्म पर आ जाते हैं कि आपने एक बार डेफिनेशन उसकी लर्न करके रखी है, तो अब आपको कोई भी सोर्स नया मिल जाए, उसने नई डेफिनेशन दी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने जो बेसिक लर्न कर रखी है उसी पर आपको टिके रहना है, ठीक है। कोई उससे संबंधित नया पॉइंट आपको मिले तो उसमें एड ऑन कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा हमको सिलेबस के पॉइंट वाइज नोट्स बनाकर रिवीजन को एक बार कंप्लीट नोट्स बनाने के बाद बार बार दोहराने की कोशिश करनी है, 15 दिन में, 20 दिन में, ठीक है, 1 महीने में, जितने आप टाइम को मैनेज कर पाए जिस हिसाब से, उस हिसाब से। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि हर हफ्ते करो, हर महीने करो। एक बार इनिशियली जब आप नोट्स बना लेंगे तब आपके लिए रिविजन का टाइम भी कम हो जाएगा, ठीक है, कि आप 15-20 दिन में भी कर सकते हैं। पहले आप जब नोट्स बनाएंगे तो उसी में 1-1.5 महीना लग जाएगा, ठीक है, तो आप चीजों को पुराना रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। एक बार थोड़ा सा बनाकर रेडी कर कर फिर बाद में उसके रिविजन को देखिए कि अब 15-20 दिन हो गए तो अब मैं इसको एक बार फिर से पढ़ लूं ताकि भूलूं ना। और रिवीजन की कोई लिमिट नहीं है कि मैं आपको बता दूं 4 बार रिवीजन कर लीजिए पक्का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप 400 बार भी रिवीजन करेंगे तब भी आप चीजों को भूलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यही इस कारण है कि हमको बार बार चीजों को दोहराते रहना है, राइट। तो आई होप नोट्स मेकिंग और आंसर राइटिंग के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने ले लिए हैं। एक क्वेश्चन मैं और लूंगी जो थोड़ा सा पढ़ाई से अलग था। हाउ टू हैंडल सोसाइटल प्रेशर, रिलेटिव प्रेशर और पेरेंट्स प्रेशर। देखिए, ये जो प्रेशर है, मैं इसकी आपको अपनी तरफ से जो मेरा बेस्ट आंसर होगा वो ये होगा कि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी को बताइए मत, मतलब सीरियसली किसी को मत बताइए। अगर आप किसी जॉब में हैं तब तो आप बिल्कुल ही बच कर निकल सकते हैं, किसी को मत बताइए कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। जब सिलेक्शन हो जाएगा तब बता दीजिएगा। तो जो एक अनड्यू प्रेशर होता है ना, वो आप अपने ऊपर नहीं लेंगे, क्योंकि इनिशियली आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, आपके पूरे खानदान में सबको पता चल जाएगा, अभी तक किसी का नहीं निकला था, आपका निकल गया, तो लोग आपको उतनी उम्मीद भरी नजरों से देखने लगेंगे कि आप दबाव में आ जाएंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती थी वो भी नहीं हो पाएगी। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि हम सिर्फ अपने जो आसपास के गिने चुने लोग हैं उन्हीं को बताएं, ठीक है। और देखो, पेरेंट्स का प्रेशर तो डील करना पड़ेगा, पेरेंट्स को तो चीजें बतानी पड़ेंगी। सोसाइटी और रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनसे हम चीजों को छुपा सकते हैं, किसी को क्या जरूरत है बताने की, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, ये सब मत बताइए, सुकून में रहेंगे और आराम से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। एंड अगर बता भी दिया है, कोई चारा नहीं है, बता दिया है तो इग्नोर कीजिए, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, ठीक है। कोई कुछ भी कहे ध्यान मत दीजिए। और सबसे एक अच्छा तरीका हो सकता है, अपने सबसे जो लोगों से मिलते जुलते हैं उसको भी लिमिट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मिलने जुलने में ही हमें चीजों को पता चलती है, लोग कुछ कह देते हैं, कुछ पूछ देते हैं। और एक मिसकंसेप्शन है ना, हम लोगों के रिलेटिव्स की बात करते हैं, उनके रिलेटिव ने, तो दूसरों के लिए हम उनके रिलेटिव, ठीक है, तो दूसरों के लिए वो हमारे लिए ऐसा सोच रहे होते हैं कि इन्होंने, अभी हम तो सबको रिलेटिव मान लेते हैं, लेकिन वो जो इंसान अलग बैठा हुआ है वो हमें रिलेटिव मान रहा है और उसके लिए हम टॉन्ट मार रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने आप को ही सुधार लें तो कहीं ना कहीं जो रिलेटिव का प्रेशर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप बदल जाएगा, ठीक है। अगर आपके आसपास कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उससे मत पूछिए, ठीक है। अगर उसको कुछ बताना होगा तो वो आपको खुद ही बता देगा, क्यों किसी को पूछ कर प्रेशराइज करना है, क्यों उसके लिए ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करनी है, राइट। तो आई होप जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं इससे आप लोग सेटिस्फाइड होंगे। बाकी क्वेश्चंस को भी मैं धीमे से लूंगी, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।